हाय एवरीवन। मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं बस पेपर को सॉल्व करूँगी जो अभी DSSB TGT मैथ्स के पेपर हुए थे, और मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट सॉल्व करूँगी। बट हाँ, इट इज़ पॉसिबल कि मैं एक वीडियो में स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँ। जैसे कि आज की वीडियो में आई एम ट्राइंग कि मैं एक पार्ट में सिर्फ 20 क्वेश्चन को सॉल्व करूँ जो एक डिसिप्लिन है, एंड देन फर्दर वीडियोज़ आए जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। सो बेसिकली हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है DSSB TGT मैथ्स 14 नवंबर का, और वो भी सेकेंड शिफ्ट का। तो उसका सबसे पहले यहाँ पे देखो स्क्रीन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी साथ साथ अगर कोई कंसेप्ट पे रिवाइज का हो जाए तो वो और भी बेटर है, ठीक है। क्योंकि अभी जो DSSB के न्यू एग्जाम्स मतलब न्यू फॉर्म्स आए थे उसकी भी, क्योंकि DSSB बहुत स्पीड में काम कर रहा है तो हो सकता है उसका एग्जाम भी जल्दी ही हो जाए, ठीक है। पर कब होगा वो तो किसी को नहीं पता। तो जितना जल्दी आप लोगों के पास अभी के पेपर्स के सोल्यूशन होंगे आपको तैयारी करने में उतनी आसानी होगी। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें कोने के क्वेश्चन दिए और हमसे पूछ रहे हैं कि वो किस टाइप की है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है। तो अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कोने की क्वेश्चन दी होती है ऑफ टाइप AX² प्लस BY² प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस ई इक्वल टू 0। ठीक है, जब इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन होती है तो हम उसके लिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं। हम बोलते हैं इफ आर डिटर्मिनेंट इज लाइक दिस। हम एक 3x3 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, A B एंड C। ठीक है, A होता है, यहाँ B आएगा, यहाँ C आएगा। देन ये जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसका हाफ क्या हो गया, H। तो यहाँ पे और यहाँ पे H आता है, यहाँ और यहाँ G आता है, यहाँ और यहाँ F आता है। अगर ये डिटर्मिनेंट हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ देखो इक्वेशन में हमें ये सारी वैल्यूज दी हैं, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो आता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो एलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा, या एलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला। बट वो भी क्या कंडीशन होती है, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि H² माइनस ए बी लेस देन 0 है, H² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, या H² माइनस ए बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर हम ध्यान से अपनी इक्वेशन को देखें तो इसके लिए जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो A क्या है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो दिस इज 1, y² का कोफिशिएंट 1 है तो b भी 1, कांस्टेंट टर्म 1 है तो c भी 1। ठीक है, नाउ एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो हाफ 1/2 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो अगेन हाफ करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। वाई के कोफिशिएंट -4 है तो -2 हो जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, ये तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इसको। देन ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट आएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही आएगा। ठीक है, इसको देख लेना, 1 यहाँ पे आ जाएगा -3 -1/2, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो दिस इज 3/4 प्लस ये भी माइनस साइन है तो ये भी 1/2 इंटू -3/2 हो जाएगा तो अगेन 3/4। सो बेसिकली ये पूरी टर्म हमारे पास लेस देन 0 ही आ रही है। अगर लेस देन 0 क्या, बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है हमें। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो हमारा क्या केस हो सकता है, तो एलिप्स या हाइपरबोला या पैराबोला। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि H² माइनस ए बी की वैल्यू क्या है। H क्या है, इसका कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो होता है ये 1 इज 2H। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है ये 2H लिखा है। ठीक है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2H होता है। ठीक है, तो H यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ। ना आप चेक करो H² माइनस ए बी विच इज हाफ का स्क्वेयर
-1 × 1, तो दिस इज 1/4 -1, और ये लेस देन 0 है क्योंकि कितना आ जाएगा, -3/4। दिस इज लेस देन 0, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि गिवन कोनिक इक्वेशन क्या होगी, एलिप्स होगी। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा कुछ कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपको भी कंसेप्ट आ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर पाओ। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा होगा, बट ये इतना खतरनाक है नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, और ये ना लॉगरिथमिक टेस्ट अगर आपने पढ़ा हो, तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, हम ना बोलते हैं लिमिट n टेंड्स टू infinity n टाइम्स ln n an अपॉन an+1। ठीक है, ए यहाँ पे xn लिखा है तो हम भी xn लिख लेते हैं, एक्चुअली xn अपॉन xn+1। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इस लिमिट की वैल्यू, ठीक है, सपोज इसकी कोई भी एक लिमिट आती है l, अगर इफ L इज ग्रेटर देन 1, तो ये इम्प्लाई करता है कि हमारी समीशन xn जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इफ L इज लेस देन 1, तो ये इम्प्लाई करता है समीशन xn जो हमारी सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। और इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाता है, जैसे यूजुअली सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगैरिथमिक टेस्ट इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले ना हम xn अपॉन xn+1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, xn+xn+1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो xn हमारी ये टर्म है, और यहाँ पे ये p ना एक कोई फिक्स वैल्यू है, दिस इज एन ए फिक्स नंबर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की वो किस किस क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, चल सबसे पहले हम xn अपॉन xn+1 निकालेंगे। ठीक है, तो xn अपॉन xn+1, देखो xn क्या आएगा, एज इट इज ये वाली टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय xn+1 रेज टू पावर p। अब जब हम xn+1 निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, n की जगह n+1 लिख दो, बट ध्यान रखना ये ऊपर एक और नंबर्स की सीरीज चल रही, हाँ, और नीचे इवन नंबर की सीरीज चल रही है जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ध्यान देखो, जो भी डिवाइड होगा, जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर कन्फ्यूजन है तो मैं इसको वैसे भी लिख के दिखा सकती हूँ, बट ये ऐसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2n, और नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n की जगह n+1 रख दो। ठीक है, ये हो जाएगी। अब ध्यान दो, 2n के बाद डायरेक्ट यही टर्म आएगी, 2n+1 नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर चल रहे हैं। ऐसे ही और नंबर सब चल रहे हैं, तो हमारी जब टर्म जैसी 2n-1 आ जाएगी, इससे नेक्स्ट टर्म n की जगह n+1 रखेंगे, तो वो इससे जस्ट नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, n की जगह जैसे हम n+1 रखेंगे, यहाँ 2n+1 बन जाएगा, क्योंकि इवन और नंबर की सीक्वेंस है तो बीच में कोई और टर्म नहीं आएगी, ये इसके जस्ट बाद वाली टर्म यही होगी। ठीक है, रेज़ टू पावर, देखो बेसिकली स्पी का क्या मतलब है कि न्यूमरेटर की भी पावर पी, डिनोमिनेटर की पावर पी, तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ पे ये मत समझना कि पी ही क्यों है, ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर पी है इसीलिए पी हो गया। ठीक है, बस हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि वो डिवाइड हो रहा था। अब इसके बाद क्या करो, दोनों पे पी पावर है कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। इफ़ यू विल अलाउ मी तो मैं इसी स्टेप में कॉमन ले लेती, पर चलो ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं।
2 4 6 2 n। अब देखो जितनी टर्म्स कैंसिल हो रही है हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट हो गई है। अब बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास जो टर्म बची है वो ये बची है। थोड़ा ब्रैकेट छोटा ही कर रहे थे बिकॉज ज़्यादा हमारे पास कुछ बचा नहीं। अब ध्यान दो, मैं इसको ना एक तरीके से कन्वीनियंट वे में लिख रही हूँ जो आपको समझ आएगा। क्या मैं इस 2n+2 को ऐसे लिख सकती हूँ 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1, ठीक है। और न्यूमरेटर को अलग अलग करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? +1 बाई 2n+1 +1/2n+1, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट मतलब ये 1/1, ठीक है। दिस इज 1/1, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 1 + 1/2n+1 रेज टू पावर p। अब ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले ये टर्म कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम पूरे को लेके चलते ना तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर अपना लॉगरिथमिक टेस्ट लगाऊंगी, ठीक है। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या लगेगा? नाउ n टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टाइम्स ln। अब ये पूरी xn+xn+1 इसमें कन्वर्ट हो गया। ये दिस इज ln 1 + 1/2n+1 रेज टू पावर p। और कोई भी रेज टू पावर p होती है, लॉग की प्रॉपर्टी है, p बाहर आ जाता है। सो दिस इज, अब बेसिकली मैं यहाँ पे p पे कंडीशन चाहती हूँ ना, तो मुझे क्या दिखाना है कि ये चीज़ यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और हमारे पास क्या ऑप्शन दिए हुए हैं कि अच्छा p >0 पे कन्वर्जेंट है या >1 पे कन्वर्जेंट है। ये कंडीशन निकालनी किस चीज़ के लिए कन्वर्जेंट है। तो बेसिकली लॉगरिथमिक टेस्ट हमें क्या कंडीशन देती है कि ये जो भी लिमिट आएगी ना, ये >1 होनी चाहिए फॉर कन्वर्जेंस। तो हम इसको लेके चलेंगे। इसके लिए जो भी p की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट इज आर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये p बाहर आगे आ जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी np ln 1 + 1/2n+1 शुड बी >1। अब देखो क्या होगा जब तुम लिमिट लगाओगे ना, तो लिमिट लगाने पे क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा और ये चीज़ क्या होगी 1, क्योंकि ये इन्फिनिटी होगा तो ये पूरा 0, तो ln 1 बचेगा और ln 1 0 पे चला जाएगा। इन्फिनिटी इंटू 0 एक इनडेटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो हम इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करके इस तरीके से लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज, देखो अब ये p हम साइड कर सकते हैं क्योंकि लिमिट में नहीं आ रहा है। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, ध्यान दो। ओके, वैसे ना ये 2 मेथड से हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। पर अभी हम एक ही मेथड ले लेते हैं। मैं चाहूँ तो इस n को पावर में ले जाके इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट अभी हम थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं, ठीक है। हम इजी में क्या करते हैं, इसको 1/n मान लेते हैं, ठीक है। अगर होगा तो मैं इसका मेथड तो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद क्या करो, ये 0/0 वाली कंडीशन है, यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगा दो। दिस शुड बी >1, यानी p टाइम्स एल हॉपिटल रूल जैसे ही लगेगा, ये क्या हो जाएगा, ln का 1/10, यानी कि 1/, देखो, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव, सॉरी 1 का तो 0 होगा, ठीक है। और 2n का डेरिवेटिव यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, p एज इट इज, ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो दिस इज 1/1 + 1/2n+1। अब जो ब्रैकेट में चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का 0 विद रिस्पेक्ट टू n डेरिवेट कर रहे हैं, और 1/2n+1 का हो जाएगा -1/2n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बट ये n नहीं है, ये 2n+1 है, तो 2n+1 का डेरिवेटिव इज 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद डिवाइडेड बाय 1/n का माइनस 1/n²। अब जैसे ही तुम लिमिट लगाओगे ये शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ये चीज तो देखो जैसे ही तुम लिमिट लगाओगे क्या होगा, ये तो इजीली कैंसिल 0 हो जाएगा। पर अभी मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छे से इसको लिख के दिखाती हूँ। देखो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अगर ढंग से लिखूं, p टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/2n प्लस 1। ठीक है, और ये 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1/n² है, रेसिप्रोकल होगा तो ये n² में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा। अब ये शुड बी ग्रेटर देन 1। अब कुछ नहीं है, अब बस एक स्टेप के बाद लिमिट लगा देंगे। दिस इम्प्लाई p टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो इसमें इन्फिनिटी पे लिमिट होगी तो इसको सेपरेट कर लें तो ये तो देखो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो 0 पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट बेसिकली दिस पार्ट 1/इन्फिनिटी होके ये 0 पे चला जाएगा तो ये तो पूरा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे हम लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे देखो 2 भी है तो हमें ना n² दोनों जगह से, क्योंकि इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी नहीं कर सकते तो n² दोनों जगह से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इन वैसे तो हम लिमिट इकट्ठे लगाते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी मैं मान लेती हूँ कि इसको 1 ले लिया हमने। ठीक है, या नहीं भी लेना तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, और 2n² डिवाइडेड बाय n², n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर n² बन के कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2+1/n का होल स्क्वायर। ये कट गया, अब बस लिमिट लगा दो, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइंग p टाइम्स, ये देखो ये चीज 0 हो रही है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 यहाँ पर है ही, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/n 0 हो जाएगा, कि n इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1/इन्फिनिटी 0, तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ कट जाएगी। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब एक 2 तो कट गया, शुड बी ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइंग p बाय 2 should be greater than 1 implies p should be strictly greater than 2. This is the condition for the convergence. Condition for convergence. ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन लेंदी था बट हाँ, ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो लेंदी थे। अब हम अपने ऑप्शंस पे जाते हैं तो देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लिखा है दैट xn इज कन्वर्जिंग फॉर p इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और सिंपल सी बात है, अगर ग्रेटर देन 2 के लिए कन्वर्ज हो रहा है तो लेस देन इक्वल 2 के लिए कन्वर्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ही कंडीशन है जिसपे ये मैच हो रहा है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इसके लिए जो मैं तुम्हें यहाँ पे बोल रही थी ना कि आफ्टर ये थोड़ा सा यहाँ तक तो ठीक था, बट इसके बाद कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई। पर ये कैलकुलेशन ना अगर हम खुद से करते थोड़ी इजी थी, पर हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। बट ओके, तो इसके बाद तुम क्या कर सकते थे ना, इसके बाद तुम ऐसे भी कन्वर्ट, मैं तुम्हें ना एक मेथड टू भी बता देती हूँ इसी के साथ साथ। ठीक है, देन हम नेक्स्ट सेशन पे पढ़ेंगे इसके साथ। एक मेथड टू क्या था, मेथड टू क्या था, आफ्टर दिस स्टेप, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, लिमिट n tending to infinity p n into ln 1 plus 1/2n plus 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इस p को ना वापस पार में ले जाएंगे तो दिस इज p टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये शायद तुम्हें शॉर्ट लगे, 1/2n plus 1 रेज टू पावर n। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो तुम्हें याद है फॉर एन एग्जाम्पल हम बोलते हैं 1 + 1/n रेज टू पावर n गोज टू e।
इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ 2n होता है तो हम इधर भी 2n बनाते हैं, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा होता है हम उसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 2n, ये कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तुम चेक करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ 2n है तो हम क्या करेंगे, 2n+1 ही बना लेते हैं, चलो ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। तो हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम 2n बनाते हैं। तो जैसे ही ये 2n बनेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln 1 प्लस 1/2n+1 रेज टू पावर 2n एंड होल पावर इसकी 1/2। और ये 1/2 किसी काम का नहीं है, इसे बाहर ले आओ, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। सो दिस इम्प्लाई p/2, क्योंकि 1/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln 1 प्लस 1/2n+1 की पावर 2n। अब अगर इसके बाद भी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है कि यहाँ n होता है तो यहाँ n होता है, पर यहाँ तो +1 भी है, चाहे हमने 2n बना दिया, तो तुम इसमें +1 भी कर लो, ठीक है। कैसे करोगे, +1 -1, सो बेसिकली ये +1 तो साथ में रह जाएगा, -1 वाला अलग हो जाएगा। सो दिस इज p/2 लिमिट, क्योंकि ना ये असर नहीं करेगा, बट फिर भी मैं तुम्हें करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, तो तुम्हें ना ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, इसके बाद तुम्हें दिख जाएगा। पर फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे समझा रही हूँ तो मैं एकदम एक एक स्टेप बता रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एलन, और ये -1 पावर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ln a भी कितना होता है, ln a प्लस ln b, ठीक है। again ग्रेटर देन 1 implies दिस। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। अब देखो ये वैल्यू जैसे इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है, हम्म, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये वाली वैल्यू। अभी हमने पढ़ा 1/1+n, ठीक है, छोटा सा लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n रेज टू पावर n क्या होता है, e, ठीक है। तो यहाँ n, यहाँ n, यहाँ 2n, यहाँ 2n, तो यहाँ 2n+1, यहाँ 2n+1, ये चीज़ तो e बन जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ क्या बनेगी, देखो 2n+1 तो इन्फिनिटी है, तो 1/2n+1 0, तो 1 + 0 की पावर -1, यानी 1 की पावर -1, तो वो 1 ही हो गया, ठीक है। दिस इज ln e इंटू 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी p/2, और ln e कितना होता है 1, सो दिस इज नथिंग बट p/2 ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइंग p ग्रेटर देन 2, ये होती है, ठीक है, कंडीशन फॉर CGT कन्वर्जेंस, राइट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बट आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज कंप्लीट नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इसमें तुम हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल कैसे लगा सकते हो मैं भी बताती हूँ, कैसे लगाएंगे देखो। um, बस इतना ध्यान दो, ई रेस टू पावर जेड क्या होता है, ई रेस टू पावर जेड होता है ई की पावर जेड को हम एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, यानी ई की पावर एक्स, ई की पावर आयोटा वाई। ये, और पता है ये क्वेश्चन अगर आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से बहुत क्वेश्चंस करे हैं, तो आपको देख के अभी बस एक बार ये क्वेश्चन समझना, उसके बाद आपको इतना ईजी लगेगा ना ये, कि क्या होगा, इसको हमें -1 लिखना है, बट इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, दिस वैल्यू शुड बी -1। अब ये वैल्यू -1 कब होगी, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू तभी -1 हो सकती है जब ये चीज़ 1 हो, एक बार ध्यान दो, ये 1 हो, ये इसकी वैल्यू -1 आ रही हो,
और इसकी वैल्यू 0 आ जाए। मैंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि ना दिस इज़ अ पॉसिबल कंडीशन जिसके अंदर ऐसा हो सकता है। अब देखो, अब खुद ध्यान दो, कॉस वाई -1 कब होता है? क्योंकि देखो ई की पावर फाइव ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स जो है ना हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो ये तो चीज़ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, यानी कि हमें बस इतने पार्ट पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक्स तो हमारा यहाँ से 0 हो गया, इम्प्लाइंग ई की पावर एक्स इक्वल टू 1, एंड कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई हम -1 लिख रहे हैं। ये कब है? जब कॉस वाई -1 हो जाए एंड साइन वाई 0 हो जाए। ऐसा तभी होता है जब वाई क्या हो? एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। ठीक है, जैसे कि cos 3 पाई, cos 5 पाई इन सब पे -1, एंड साइन वाई तो 0 ही होता है। साइन हर पाई मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। सो बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ क्या बना? 0 + 2n + 1 पाई आयोटा, क्योंकि x + y आयोटा होता है। दिस इज 2n + 1 टाइम्स पाई आयोटा। सो दिस इज द सेकेंड वन। चलो अब हम चलते हैं टोकन नंबर 3 पे। दिस वाज इजी। देखो, ये तो देखो अनकाउंटेबल सेट पूछा है, अनकाउंटेबल सेट पूछा है। अनकाउंटेबल सेट कैसा होता है? देखो, हमें पता है काउंटेबल सेट कोई भी होता है तो वो, जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्या दिया है, तो ऑप्शन से ही करेंगे। सॉरी, नॉट टेक्स्ट, एन दिया है, एन काउंटेबल है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंट, हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है। ठीक है, तो काउंटेबल सेट है अगर हमारे पास कोई भी, जैसे कि एन, तो इसका चाहे तुम 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, चाहे तुम 3 बार, चाहे तुम एन टाइम्स इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, एन कोई भी मान लो 50-60 टाइम्स, तो वो काउंटेबल ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम सेकेंड टाइम। देखो, वो सारे एक्स जिसके लिए साइन एन एक्स बाय 0, देखो साइन किसी भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। ठीक है, यानी कि एक्स हमेशा का हमेशा एक इंटीजर होगा। तो ए जो सेट है इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये भी काउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। क्यों काउंटेबल होता है? हो नहीं सकता। फोर्थ देखो, ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। सो ये कुछ नहीं है, ये तुम्हें आर क्रॉस आर दे रखा है। ठीक है, तो दिस इज अनकाउंटेबल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ये बताना है कि ओपन है क्या है। देखो, इस सेट को ना तुम ध्यान से देखो और अच्छे से लिख लो, इसे सॉल्व कर लो। दिस इज नथिंग बट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट 2x - 3 इज लेस देन 3, यानी कि 2x इज लेस देन 6, और ऑल एक्स सच दैट x इज लेस देन 3 डिवाइड करके। यानी कि ये कुछ नहीं है, ये एक ओपन इंटरवल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो ये एक ओपन इंटरवल बनेगा -∞ से ओपन 3 तक। सो दिस इज एन ओपन सेट। ठीक है, ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के। इसको देखो, बस फैक्टराइज हो जाएगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज कर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो दिस इज x + 3। उन बाकी दोनों में से 1 लोगे तो x + 3 = 0। नाउ x² + 1 टाइम्स x + 3 = 0। तो x = प्लस माइनस आयोटा, या x = -3। ठीक है, सो ओनली ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपको याद है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम में लिमिट क्या कहती है? कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, ऑन लिमिट वो ये कहती है कि अगर हमारे पास एन कोई भी सीक्वेंस, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है एन, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन अगर कुछ वैल्यू है, देन इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, जहाँ पे एन कोई भी सीक्वेंस है हमारे पास, देन a1 + a2 + an तक डिवाइडेड बाय n, इसकी भी लिमिट l होगी। ठीक है, इफ दिस इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है,
कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये एकदम एक ही सीक्वेंस है जिसमें यहाँ पे ये A1 लिखा है, ये A2 लिखा है, ये AN लिखा है और ये 1/n है, बेसिकली डिवाइडेड बाय n, जिसको हम 1/n लिख सकते हैं। तो अगर इसमें AN की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो इस पूरे की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और सिर्फ एग्जिस्टेंस ही नहीं, दोनों की लिमिट भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम nth टर्म की लिमिट निकालेंगे, तो nth टर्म की लिमिट क्या आ रही है, देखो साइन n एक बाउंडेड फंक्शन होता है, अगर n इन्फिनिटी पे जाएगा तो भी ये बाउंडेड रहेगा। ठीक है, साइन बाउंडेड फंक्शन होगा, और n इसी इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये कोई बाउंडेड वैल्यू, बस वो हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अपॉन एन ऐसे लिखिए ये लिमिट। ठीक है, तो कोई भी बाउंडेड वैल्यू अपॉन एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो कोई वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी ये किस पे जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा। सो बेसिकली इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई विच इज़ ज़ीरो। ठीक है, इसकी लिमिट ज़ीरो है, यानी कि इस पूरे की लिमिट क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, सो देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, जो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n साइन 1/1 प्लस साइन 2/2 प्लस साइन n/n इज इक्वल्स टू 0। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी हमारा हो जाएगा। इसको, इसकी फॉर्म देखो, हम इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से लिखते हैं। देखो n की पावर n का मतलब क्या होता है, n इंटू n मल्टीप्लाई हो रखा है कितने टाइम्स, n टाइम्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ का मतलब ध्यान रखना, मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ बस। ठीक है, अब ऊपर भी कितने टाइम्स है ये प्रोडक्ट, n+1 n+2, यानी कि n टाइम्स आ रहा है प्रोडक्ट, नीचे भी n है, हर किसी को साथ साथ पेयर कर लो, होल पावर n/n है, और इसको कोई y मान लो, ये हमारी कोई लिमिट है y। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वन, देखो n+1/n क्या हो जाएगा, 1/1 + n। ठीक है, n+2/n क्या हो जाएगा, 1+2/n। ऐसे ही n+1/n क्या हो जाएगा, 1/, अभी हम इसको 1/n+n करके लिखते हैं, क्यों, मैं अभी आपको एक फॉर्म दिखाऊंगी। ठीक है, हमने पढ़ा होगा, अभी हम इसके ऊपर लॉग लगाएंगे। ठीक है, ऐसा है तो log y क्या हो जाएगा, log y या ln y, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln ऑफ दिस वैल्यू। अब ये जो पूरी वैल्यू, सबसे पहले ये पार बाहर आएगी, log y is equals to limit n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n ln 1+1/n 1+2/n 1+n/n। और जब भी प्रोडक्ट होता है ln a b क्या होता है, ln a+b, तो ये सारा समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इन वन स्टेप। ठीक है, एंड दिस इज ln 1+n/n। अब मैंने इसको n/n ही क्यों लिखा है, तो अभी आप याद करो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमें ऐसे दिया हो 1/n हाँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन f(r/n)। ठीक है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रल f(x) dx। और लिमिट कैसे होती है, देखो सपोज यहाँ पे वैल्यू है, r हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम कुछ भी मान लो 1 से कुछ भी, तो हम इन जनरल लिखते हैं r इज फ्रॉम फंक्शन फाई n से लेके, थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली लिखती हूँ,
ठीक है, जहाँ आर है कोई फंक्शन ऑफ फाई एन से लेके कुछ जाई एन तक, तो हम यहाँ पे जो लिमिट लगाते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है लिमिट इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाई एन अपॉन एन, और लिमिट एन, मतलब इसकी लिमिट्स जो होती है ना इंटीग्रल की, वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है जाई एन अपॉन, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आप रिवाइज कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इन केस इफ दिस इज, ठीक है, अब आप लोग को विजिबल हो जाएगा। तो अब इसको हम इसी चीज में देखो, यहाँ पे समीशन 1+1/n 1+2/n 1+n/n, तो r कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक। ठीक है, r इक्वल टू 1 to n, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से 1, ठीक है, क्योंकि 1/n की लिमिट 0 हो जाएगी, n/n की लिमिट 1 हो जाएगी, ln 1+x। अब इसको हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाएंगे, हमारी ये लिमिट यहाँ पे 4/e आ जाएगी। ठीक है, आइलेट लगाएंगे, बाय पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, तो ILATE, इसको फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू करके लिखेंगे, और ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन, हाँ, फर्स्ट फंक्शन एज ए, सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रल 0 to 1। ठीक है, इसको हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो 1 लिखेंगे, दिस इज ln 2 माइनस, जैसे 0 डालेंगे दिस इज 0 माइनस, अब यहाँ +1 -1 कर दो, तो दिस इज 0 to 1, 1 माइनस 1/1 + x dx। ठीक है, दिस इज ln 2 माइनस 0 से 1, बेसिकली आप इसको इंटीग्रेट ही कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस ये 1/1 + x क्या हो जाएगा, ln 1 + x, इस पूरे पे 0 to 1 लगाओ, दिस इज ln 2। ठीक है, और ये पूरा ना ln y है, ठीक है, ये ln y क्योंकि हम यहाँ पे log ले चुके हैं। ठीक है, दिस इज ln 2, और यहाँ लिमिट लगेगी तो 1 माइनस ln 2, और 0 पे पूरा 0 हो जाएगा, दिस इज ln 2 -1 + ln 2, यानी 2 टाइम्स ln 2 -1, और 2 पर चला जाएगा ln 4 -1। अब ध्यान दो, ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, ये वैल्यू हम log y की ln y की निकाल रहे, क्योंकि ln y इस लिमिट के इक्वल है, सो ये इम्प्लाई करता है ln y इज इक्वल्स टू ln 4 -1। बट हमें तो ये लिमिट निकालनी है, और इस लिमिट को हमने क्या एज्यूम करा है, y, तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, e ln 4 -1। ठीक है, यानी कि e ln 4 इंटू e-1, और e ln 1 होता है, बेसिकली ये पूरा 4 में कन्वर्ट हो जाए, ln a इज a डिवाइडेड बाय e, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होना। कंसेप्ट की बात नहीं है एक्चुअली, इसमें कंसेप्ट तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी टाइप से क्वेश्चन की ना, मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, प्रैक्टिस। अगर आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस है तो आप उसे जल्दी कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पर हाँ कंपेरेटिवली थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, पर हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंटीग्रेट वगैरह करने में, तो हाँ टाइम टेक। अब देखो कुछ क्वेश्चंस अगर टाइम टेकिंग है तो कुछ इजी हैं, पर हाँ यहाँ पे आते हैं। अब HCF और LCM निकालते हैं 15 और 3 का। ठीक है, 15 को कैसे लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर्स में, 3 5 से 15 और 3 7 से 21। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिख ही रहा है 3, एक ही ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा। और LCM क्या होता है, 3 × 5 × 7, जो कि 105 आएगा। At most how many real roots can the following equation have? नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो एट मोस्ट जब निकालना होता है ना तो हम साइन मेथड यूज़ करते हैं। याद है कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया होता है, ठीक है, कोई भी पॉलिनॉमियल दिया होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर कितने साइन चेंज हैं हम बोलते हैं इतने एट मोस्ट पॉजिटिव रूट्स होंगे, और उसके अंदर हम पी ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, फिर साइन चेंज चेक करते हैं तो हम बोलते हैं उतने एट मोस्ट नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स बताने हैं मैक्सिमम, तो उन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस फंक्शन में कितने साइन चेंज है, पॉजिटिव ही है एक बार, फिर दूसरा, फिर 3 बार, 4 बार। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 पॉजिटिव एट मोस्ट होता है ये, ठीक है, एट मोस्ट 4 पॉजिटिव रियल रूट्स। फिर इसी के अंदर हम y की जगह, अगर हमें ये p ऑफ y दिया है तो हम इसको p ऑफ माइनस वाई डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y की पावर ऑड है तो दिस इज -5, y की पावर 11 बन जाएगा, प्लस y की 3y की पावर 8 प्लस ही रहेगा क्योंकि y की पावर इवन है, ठीक है, फिर माइनस है बट y की पावर ऑड है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इवन पावर है एज इट इज साइन रहेगा, ऑड पावर है साइन चेंज, और अब इसमें देखो एक ही बार साइन चेंज है, ठीक है, उसके बाद पूरे में प्लस है, तो एट मोस्ट 1 नेगेटिव रियल रूट। तो बेसिकली दोनों को ऐड कर दो क्योंकि है तो दोनों रियल रूट्स ही, तो हमारे पास 4 यहाँ पे मैक्सिमम और एक यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एट मोस्ट 5 रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि इन्वर्टेबल एलिमेंट्स किसी भी Z24 में, किसी भी Zn में जो यूनिट्स यानी कि इन्वर्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है, Zn में जो नंबर ऑफ इन्वर्टेबल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 5n, ठीक है, 5n। तो यहाँ पे हमें 5 of 24 निकालना है, ठीक है, 5 of 24 इज 5 of 8 into 3, बेसिकली 5 of 2 का क्यूब into 3, सो दिस इज 5 of 2 क्यूब into 5 of 3, तो 5 2 क्यूब क्या निकलेगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 3 की पावर 0 इज 1, 8 minus 4 is 4, 3 minus, तो बेसिकली 8 इज द आंसर, इतने नंबर ऑफ इन्वर्टेबल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काउंटेबल सेट ऑफ इरेशनल्स विच इज डेंस इन आर, ठीक है, वैसे तो सेट ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स भी पूरा डेंस होता है बट वो पूरा का पूरा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, तो ये देखो थर्ड में ही दे रखा है, तो ये पूरा का ये डेंस तो होता है बट अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, और हमें काउंटेबल चाहिए, तो ये तो यहीं से रूल्ड आउट हो गया। सबसे पहले में क्या दिए, रूट पी वेयर पी इज अ प्राइम, देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ना काउंटेबल होते हैं, नेचुरल नंबर से भी कम होते हैं, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो काउंटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, रूट पी सच दैट पी प्राइम हो, बेसिकली ये इम्प्लाई करेगा कि फर्स्ट भी काउंटेबल ही होगा, जब वही नंबर्स काउंटेबल है तो उसका रूट भी पॉजिटिव रूट दिया है यहाँ पे, तो वो भी एक ही, हर एक प्राइम नंबर के लिए उसका पॉजिटिव रूट कोई एक ही वैल्यू होगा तो वो उतने काउंटेबल ही आएंगे, ठीक है। तो काउंटेबल और एक्चुअली डिस्क्रीट होता है, काउंटेबल तो ठीक है, हमें तो डेंस भी चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर इज डिस्क्रीट, बेसिकली इतना गैप होता है, नेचुरल नंबर्स में ही 1 1 यूनिट का होता है, इज नॉट डेंस इन आर, ठीक है, तो 1 भी डेंस नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी चला गया। अब देखो थर्ड में देखो, क्यू यूनियन वो रूट पी वे क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, अब देखो हमें काउंटेबल सेट ऑफ इरेशनल्स चाहिए, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्यू यूनियन, तो ये यूनियन में यानी कि रैशनल नंबर्स भी आएंगे, तो हमें तो सारे के सारे रैशनल चाहिए, तो रैशनल तो हो ही नहीं सकते। अब लास्ट पे आओ, देखो एक तो यही ऑप्शन बचा है, ठीक है, दूसरा रूट 2 माइनस क्यू, जहाँ पे क्यू एक रैशनल नंबर है बट रूट 2 तो इरेशनल है, इरेशनल नंबर में से आप कोई रैशनल नंबर माइनस करोगे तो ये हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है, और काउंटेबल क्यों होगा क्योंकि रूट 2 तो फिक्स है, और सेट ऑफ क्यू, क्यू हमारा काउंटेबल है, ठीक है, बीइंग काउंटेबल और बीइंग डेंस, ठीक है, और क्यू काउंटेबल है और डेंस भी है,
अब उसमें हमने क्या करा, √2 माइनस क्यू कर दिया, तो ये क्या बन गया, अनकाउंटेबल, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, अनकाउंटेबल, ये क्या बन गया, इर्रेशनल, क्योंकि रैशनल नंबर में, इर्रेशनल नंबर में से आप कोई रैशनल नंबर माइनस करोगे तो हमेशा इर्रेशनल, बट नंबर डेंसिटी भी कम नहीं होगी, क्योंकि है तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में से ही बस एक नंबर माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए ये डेंस भी रहेगा और ये काउंटेबल भी रहेगा, क्योंकि हमने इंक्रीज भी नहीं किया है, हमारे पास तो हर रैशनल नंबर के, इरेशनल नंबर के लिए ये एक इरेशनल नंबर देगा, सो दिस इज ऑल्सो काउंटेबल। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ध्यान दो, आर बी आई रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर z डिफाइंड बाय, ये तो हमारा वो रिलेशन है, अम, ये तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, ये हमारे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, इसके अंदर हम रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, ये तो इससे तो हमारा मॉड फंक्शन भी बनता है। ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, हर कोई x कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव का ये मतलब होता है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू, सॉरी, रिलेशन फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू z। ठीक है, तो देखो हर बार x माइनस एक्स करोगे तो 0 आ जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 3 बाय 6, तो हर इंटीजर के लिए x माइनस 0 है, 0 से इसका डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमा एक्स बिलोंग कर गया। ठीक है, फॉर एवरी x इम्प्लाइज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए, तो लेट कर लेते हैं x कॉमा वाई है R में, यानी x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो अब क्या करो, एक माइनस साइन कॉमन ले लो, अब सिंपल सी बात है, देखो x और y इंटीजर है, इनका डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो किसी इंटीजर के आगे एक नेगेटिव भी ले लोगे, ठीक है, उसका नेगेटिव माइनस ऑफ x माइनस वाई, ये भी तो उस इंटीजर का नेगेटिव है, जैसे अगर 12 डिविजिबल है तो -12 भी तो डिविजिबल होगा, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, इम्प्लाइज y कॉमा एक्स, क्योंकि ये y माइनस एक्स बन जाएगा, इम्प्लाइज y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी के लिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड, ये R में है। ठीक है, यानी x माइनस वाई डिविजिबल बाय 6 एंड y माइनस जेड डिविजिबल बाय 6, तो अब कोई दो नंबर्स अगर डिविजिबल है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका ये किसके इक्वल आ गया, ठीक है, दिस इम्प्लाई x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R, सो इफ एक्स वाई और वाई जेड R में है तो एक्स जेड भी R में हो जाए, तो इम्प्लाई करेगा ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में सुप्रीमम और इन्फीमम पूछा है। देखो, मैं जिस मेथड से कर रही हूँ एक बार वो देख लेते हैं, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, अभी आप देखो फिर आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया है, अब मैंने इसको कैसे लिखा है, नहीं, मैं ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल कर रही हूँ, और वो क्यों कर रही हूँ मैं एक स्टेप के बाद बताती हूँ। ये क्या बन जाएगा, n+2, और फिर न्यूमरेटर को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो 1 हो गया, सो दिस इज, दिस इज दिस। अब मैंने पता है इसको ऐसे क्यों लिखा है,
ये सीक्वेंस तुम्हें हल्की हल्की ऐसे लग रही होगी विच इज कुछ, ये तो पॉजिटिव है, 1 - 1/n टाइप की। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बस ये कहने का मतलब होता है कि जब भी 1 - 1/n होता है तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो अगर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और तो नेगेटिव ऑफ 1/n क्या हो जाएगी? ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा क्या मतलब है। ठीक है, क्लियरली 3/2 टाइम्स ऑफ n+2, ये किससे सिमिलर है? 1/n के सिमिलर है। ये डिक्रीजिंग होती है तो ये इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड अगर ऐसा है तो इसके आगे अगर नेगेटिव लगा दूंगी तो ये क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग हो जाएगी। और इसमें मैंने 1+ करा है। ठीक है, दिस इम्प्लाई +1 हो गया, ये भी इंक्रीजिंग होगी, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और पूरा का पूरा एक मल्टीपल, ये भी इंक्रीजिंग है। तो अगर कोई भी एक इंक्रीजिंग है हमारे पास, ये एक सेट जिसको हम एक सीक्वेंस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यूज है जो हर नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो दिस इज एक्चुअली एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस टाइप की हमारे पास वर्क करेगी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा समझ के चलें। यानी कि एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स हैं जिसके अंदर जो वैल्यूज है वो कीप ऑन दे आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होती जा रही हैं। तो इसका मतलब इसका इन्फीमम क्या होगा? जो इसकी सबसे पहली वाली वैल्यू है, यानी कि इन्फीमम क्या होगा? n = 1, यानी कि 2 × 1 + 1/(1 + 2)। 2 + 1/(1 + 2) बेसिकली ये 1 ही आ गया, 3/3, यानी कि 1। एंड इसका सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सुप्रीमम इज लिमिट, सुप्रीमम इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स 1 - 3/2/n+2। बहुत इजी हो जाएगा। देखो, जैसे इन्फिनिटी पे जाएगा ये पूरी वैल्यू, पूरी वैल्यू, दिस होल वैल्यू, दिस विल गो टू 0। तो 2 × 1 - 0 इज 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। एक रिलेशन दिया है ऑफ 3 × 3 मेट्रिसेस। हमें प्रूफ ऑफ सच मेट्रिसेस एज फॉलोज कि फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू, ओके, सेट ऑफ ऑल 3 × 3 मेट्रिसेस पे एक रिलेशन हमें दिया है कि कोई भी इस रिलेशन में मैट्रिक्स का तभी बिलोंग करेंगे ए कॉमा बी इफ इनका डिटर्मिनेंट +-1 हो, या तो +1 आ रहा हो या -1 आ रहा हो। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलती है? बिलोंगिंग टू M3R, मतलब सेट ऑफ ऑल 3 × 3 matrices, we have, so for every this, then A, A R में इस रिलेशन में होना ही चाहिए। फॉर एवरी मतलब हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिविटी है। तो बट देयर एक्सिस्ट, हमारे पास पक्का, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, और सेट ऑफ ऑल 3 × 3 मेट्रिसेस दिया है। एक ऐसी मैट्रिक्स भी हम चूज कर सकते हैं सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 हो जाए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ये तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू +-1, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स हो जिसका ए कॉमा ए करे तो हम आए ना, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे भी लिख दो कि ए कॉमा ए बिलोंग ही नहीं कर रहा आर में। आर ये रिलेशन वाला है और ये रियल नंबर वाला है। ठीक है, ये वाला रिलेशन वाला है, ये रियल नंबर वाला है। ठीक है, दिस इम्प्लाई नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? यानी कि फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है? अब एक चीज याद करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ ई। और ये क्या होती है, कोई रियल वैल्यूज ही तो होती हैं, तो रियल नंबर्स तो कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें तो एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा कि अगर किसी चीज का डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस माइनस, क्योंकि हम सिमेट्रिसिटी के लिए क्या बोलते हैं कि लेट कर लेते हैं सिमेट्रिक में, लेट कर लेते हैं ए कॉमा बी आर रिलेशन में है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, या तो +1 या -1। बट यही चीज क्या होती है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के, जो हमने ऊपर प्रूफ किया, यानी कि सिमेट्रिक तो है। ठीक है, अब बात आती है ट्रांजिटिव की। देखो ये ट्रांजिटिव नहीं है, मैं यहाँ पे क्लेम ही कर देती हूँ कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी पे आते हैं। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ध्यान दो। ट्रांजिटिव के लिए ना हम लेट करते हैं कि कोई दो पेयर्स हैं जो इसमें रिलेशन में है, बट जैसे ए बी और बी सी हैं बट ए सी नहीं है। ठीक है, हम ये शो, अगर हम इतना शो कर देंगे तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव। एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लेते हैं, चलो लेट करते हैं। ए कोई भी मैट्रिक्स है M3R में, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2। ठीक है, एंड लेट बी कोई भी मैट्रिक्स है M3R में, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 1/2। ठीक है, अब मैं एक और मैट्रिक्स लेट करती हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। देखो, हम 3 मैट्रिसेस यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ए बी एंड सी तीनों है M3R में, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 1/2, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना ले लेते हैं -2। ठीक है ना, इस यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, विच इज 2 इंटू 1/2 1। फिर ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी कितना आएगा, वही 1/2 इंटू -2। ठीक है, यानी कि -1। इससे क्या हुआ, ए बी तो रिलेशन में आ गया, इससे क्या हुआ बी कॉमा सी रिलेशन में आ गया, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी कैलकुलेट करो। कॉमा नहीं है एक्चुअली, हाँ कॉमा है, नहीं कॉमा नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी, यानी कि 2 इंटू -2, ये तो -4 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू +-1। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाई ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एंड दिस इम्प्लाई नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्योंकि हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ दिया फॉर विच ट्रांजिटिविटी इज कॉन्ट्राडिक्टिव, यानी कि सिमेट्रिक तो है बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, एक ही ऑप्शन मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट रिफ्लेक्सिव बट ट्रांजिटिव दिया है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे भी ट्रांजिटिव दिया है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने कैसे एग्जाम्पल ढूंढ दिया कि ए बी और बी सी तो है आर रिलेशन में बट ए सी नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें दो ए और बी दिए हैं, दो हमें सीक्वेंस सीरीज की लिमिट्स निकालनी है, तो बेसिकली दो हमें लिमिट्स निकालनी है। मैं यहाँ पे ध्यान देता हूँ, ये एक सीक्वेंस ही है एक्चुअल में। देखो ये सीक्वेंस तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी हार्मोनिक सीक्वेंस है, ठीक है, हार्मोनिक सीरीज सम, हाँ ये पार्शियल सम दे रखा है। ठीक है, तो दिस इज हमारी हार्मोनिक सीरीज, या ए जो है
ठीक है, दिस इज हार्मोनिक सीरीज का तुम्हें nth तक सम दिया है और इसको इन्फिनिटी पार्शियल सम टाइप दिया है। सो ए क्या है हमारी लिमिट ऑफ हार्मोनिक सीरीज और ये एंड दिस एंड हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इसलिए ए तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और ये देखो एक और चीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट पे है, ये A1 A2 A3 ऐसे करके लिखा है, ये A1 A2 AN और ये 1/n। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं लिमिट, ठीक है, फॉर बी हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN विच इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n जो कि 0 होती है। ठीक है, अगर अगर ये 0 होती है तो ये पूरी की पूरी लिमिट भी दिस इम्प्लाई बी भी 0 होगा। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दी है, वो बोल रहे देन फॉर विच नॉन जीरो एक्स देयर एग्जिस्ट अ स्केलर अल्फा सच दैट ax इक्वल टू अल्फा एक्स। क्या इस लाइन को पढ़ के तुम्हें कुछ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर याद आ रहा है? ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है अल्फा, तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और तुम ध्यान से देखो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ए क्या दी है हमें, डायगोनल मैट्रिक्स दी है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, ऑल्दो ये हमें हाँ ऐसे प्रॉपर हमें डायगोनल नहीं, सॉरी ट्रायंगुलर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ट्रायंगुलर, वेरी वेरी सॉरी, डायगोनल नहीं दी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज। और यहाँ एक ही एलिमेंट है डायगोनल पे विच इज 5, सब जगह सेम है, दिस इम्प्लाई 5 इज द आइगन वैल्यू। दिस implies for alpha equal to 5 there exists x such that ax equal to alpha x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एग्ज्यूम कर लेते हैं, नाउ लेट x कोई भी वेक्टर है विच इज एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड, देन दिस मैट्रिक्स ax यानी 500 150 015 टाइम्स x should be equal to 5 times of xyz। और ये 5 टाइम्स ऑफ xyz क्या होगा, 5x 5y 5z। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रो, ठीक है, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी, देन सेकेंड रो भी और थर्ड रो भी। तो दिस इज 5, ओके देखो ये हो जाएगा 5 × x प्लस 0 × y प्लस 0 × z यानी कि 5x। सेकेंड में आएगा 1 × x यानी x प्लस 5 × y प्लस 0 × z तो 0, एंड देन 0 × x प्लस y इन 1 × y प्लस 5z इक्वल टू 5x 5y 5z। देखो पहली रो से तो 5x इक्वल टू 5x, ठीक है, ये तो उससे कुछ मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट में x प्लस 5y इक्वल टू 5y यानी कि x इक्वल टू 5y माइनस 5y 0 हो जाएगा, और y प्लस 5z इक्वल टू 5z। ठीक है, हम बस इक्वेट कर रहे हैं दोनों को, दोनों वेक्टर्स को, कॉलम वेक्टर्स को। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5z माइनस 5z यानी कि y भी 0 हो जाएगा। तो x भी 0 y भी 0, z पे कोई कंडीशन नहीं है, एंड दिस इम्प्लाइज z एक हमारा फ्री वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जो हमारा वेक्टर है x वो किस टाइप का होता है, हम
z फ्री वेरिएबल है तो हम उसको कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, और उसमें से बेसिकली जो हमारा आइगन वेक्टर बनता है वो तो देखो इस टाइप का बनता है, 0 0, और z को हम कुछ भी a मान लेते हैं, तो a ले लो या इसको z ही ले लो, मतलब कि कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो हम इसको सिमिलर टू हम बोलते हैं दिस इज, ये पूरा हमारे वेक्टर्स का मतलब हमारे टाइप ऑफ आइकन, जितने भी वेक्टर्स होते हैं एक तरीके से आइकन स्पेस टाइप बन जाता है। इसमें से हम इसके बाद हम बोलते हैं z को कोई भी एक हम सॉरी x जो हमारा वेक्टर होता है, दिस इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर value, हमारे पास z equal to 1, तो दिस इज वन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज आर x, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, अगर इतना समझ नहीं आया तो इसके बाद समझ लो कि डायरेक्टली हम x को जहाँ पे वेरिएबल होता है उधर 1 लिख देते हैं और बाकी 0। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके बाद हमारे थोड़े से क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, यहाँ पे इस पे वर्क करते हैं। चलो ठीक है, चलो हम इस फंक्शन को पहले लिख के देखते हैं। देखो एफ एक्स हमें क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स, एक्स माइनस पाई से पाई में है। सबसे पहले ना हम मॉडुलस को देखो, हम क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन जब भी हमें दिया होता है ना, तो हम उसे ना जहाँ पे उसका मॉडुलस 0 है, मतलब जहाँ पे ये वैल्यू 0 है वहाँ पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू एक्स साइन एक्स कहाँ कहाँ पर 0 हो सकती है, एक्स साइन एक्स कहाँ कहाँ पर 0 हो गया, तो एक्स 0 हो जाए या साइन एक्स 0 हो जाए, ठीक है। और साइन एक्स कहाँ कहाँ पर 0 होता है, या तो एक्स 0 हो खुद, या कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई प्लस माइनस 2 पाई। बट ये तो हमारी डोमेन से ही बाहर हो गए सारे, क्योंकि पाई प्लस माइनस पाई भी नहीं आ रहा, तो ओनली ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ एफ एक्स इज 0, तो हम इसको ना 0 के अराउंड लिखेंगे, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0। अब ध्यान दो, जैसे ही एक्स नेगेटिव है तो ये क्या है, एक्स को हम मॉडुलस है ना, तो ध्यान दो एफ एक्स इज नेगेटिव, तो एफ एक्स के मतलब एक्स इज नेगेटिव, पर अगर एक्स नेगेटिव है तो ये खुद फंक्शन माइनस एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो पॉजिटिव ही बन गया, तो जब पॉजिटिव ही बन गया तो ये तो एक्स साइन एक्स ही लिखा जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब होता है ये एक्स साइन एक्स ही रहेगा, क्योंकि देखो मॉडुलस का काम क्या होता है, जहाँ फंक्शन पॉजिटिव होता है वहाँ वो एज इट इज रहता है, जहाँ नेगेटिव होता है उसके आगे माइनस लगाता है, पर जब एक्स नेगेटिव है, ठीक है, तो एक्स नेगेटिव पे ये वैल्यू भी नेगेटिव है, ये वैल्यू भी नेगेटिव है, जब ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही हो गई, तो मॉडुलस एज इट इज। और जब एक्स पॉजिटिव है ही तो भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि ये फंक्शन के लिए 0 भी एक तरीके से ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। हमने बस इस मॉडुलस को लिखने की कोशिश करी है, हमने चेक करा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत हो जाए, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई टू पाई। बेसिकली एक्स ग्रेटर देन 0 है, पर यहाँ पे हम ढंग से लिखें तो एक माइनस पाई से 0 तक, ठीक है। और ये होता है 0 से पाई तक, ठीक है। बेसिकली हम चेक कर रहे थे, क्योंकि ये क्या हो जाता है माइनस एक्स इंटू माइनस 1 विच इज़ अगेन एक्स साइन एक्स, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही हो गए, तो फंक्शन इज पॉजिटिव वेदर एक्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव और एनीथिंग, तो फंक्शन के लिए कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, दिस इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो अब फंक्शन तो यही है, यहाँ पे ये भी कॉन्टिन्यूस है और साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन तो थ्रू आउट रियल नंबर पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है, तो इनका प्रोडक्ट भी, ठीक है, दोनों दोनों ऑन ऑन आर ऑन आर, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, जब पूरे आर पे है तो ये इतने पे तो होगा ही, इज कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस पाई से पाई। और अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे
तो एफ डैश एक्स निकालो। ये क्या है, एक्स फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज कॉस एक्स। ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि दिस इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई से पाई। फिर एफ डबल डैश एक्स पे निकालो तो ये क्या है, कॉस एक्स। यहाँ अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव एज इट कॉस एक्स प्लस एक्स एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यानी कि 2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स। अगेन डिफाइंड है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो ये ट्वाइस क्या, इसके बाद भी डिफरेंशिएबल होगा। ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 2 टाइम्स का ये n टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होगा। इनफैक्ट n टाइम्स एनी टाइम्स, ठीक है, एनी टाइम्स या n टाइम्स, n को एक जनरल ले लेते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, यू आर फ्री टू आस्क। अगर आपको लगता है नहीं कि क्वेश्चन समझ नहीं आया या इसमें ये क्या कर दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको दोबारा अच्छे से और कंसाइज वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसके बाद ना हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। इसमें ना हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, और किस पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये जो पूरी है ना, इन लिमिट्स पे हमें ट्रिपल इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हम इसको ऐसे लिख देते हैं। हम सबसे पहले डी जेड के लिए कर लेंगे, फिर डी वाई के लिए, फिर डी एक्स के लिए, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना जेड की लिमिट निकाल। देखो जेड कहाँ है, 0 से लेके, जब हम जेड के लिए, क्योंकि जेड सबसे इंटरनल पे है, ठीक है, हम ये जेड, ये वाई, ये एक्स के लिए लिखेंगे। z इंटरवल पे है तो z को 0 टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई तक रखना उसकी लिमिट। ठीक है, इसी तरीके से 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि z क्या है तो z यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम जब y के लिए लिखेंगे तो y के लिए क्या करना, अब देखो y के लिए z को तो 0 कर लो। ठीक है, फॉर y z को 0 कर लो। ठीक है, और y को फंक्शन ऑफ x लिखो, विच इज 1 माइनस एक्स। और कहाँ से है, y इक्वल टू 0 टू, क्योंकि लोअर लिमिट दी हुई है, 0 से 1 माइनस एक्स। लास्ट में x इक्वल टू 0 से y और x z दोनों 0 कर लेंगे तो x 1 तक चला जाएगा। सॉरी, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब इसको बस इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, z क्योंकि 1 था, और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, यानी कि 0 टू 1। अब थोड़ा समझ जाना, मैं बार बार y इक्वल टू करके नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, लिमिट लगेगी, दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, यानी कि 0 टू 1। देखो 1 माइनस एक्स में कुछ y नहीं है तो दिस टाइम्स y, क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब इस पे लिमिट लगा दो, 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 0 टू 1, इस पे ऐसे ही लिमिट लगाएंगे तो ये 1 माइनस एक्स, और y की जगह भी 1 माइनस एक्स होगा तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस y की जगह 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, माइनस 0 होगा। ठीक है, तो डजेंट मैटर, तो हम इसको रहने देंगे।
लोअर लिमिट 0 है ना, जैसे y की जगह 0 पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही z में हुआ था, z की जगह 0 पुट करते 0 हो जाता, तो हमने लिखा नहीं, पर चलो ठीक है हम लिख देते हैं ताकि थोड़ी इनकन्वीनियंस ना हो। अब देखो ये क्या है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एलसीएम लेके माइनस करोगे तो मतलब एक होल में से उसका हाफ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इतना बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज 1 माइनस एक्स का क्यूब बाय 2 इंटू, क्योंकि 2 तो एज इट इज है तो डिवाइड बाय 3। और यहाँ देखो ये 1 माइनस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 to 1। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लिमिट्स पुट कर दो, ये 1 अपॉन, देखो नीचे तो ये ना 2 3 6 माइनस 6 बनेगा। ठीक है, और अपर लिमिट में 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब अपॉन माइनस 6। तो ये चीज़ तो क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1/6, यानी 1/6, क्योंकि अब यहाँ पे वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, आंसर नंबर सी। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन लेफ्ट। हमें ना लास्ट क्वेश्चन है, सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द गिवन प्लेन दैट इज कट ऑफ बाय दीज प्लेन्स। ये भी प्लेन्स दिए हैं, तो बेसिकली हमें अपने सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकलता है डबल इंटीग्रल से, और हम ना उसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो डीएस यूज़ करते हैं। देखो सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है, ये लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स जिससे ये कट ऑफ हुआ है, विच इज़ एक्स इक्वल टू 0 से 2। अब देखो एक्स की लोअर और अपर लिमिट दी गई है, कहीं पे भी एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ना, यहाँ देखो एक्स और वाई यहाँ लोअर लिमिट्स दी है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट दिए गए। अब यहाँ पे कहीं पे भी एक्स वाई का फंक्शन या वाई एक्स का फंक्शन नहीं है, सो ये इंडिपेंडेंट लिमिट्स हैं, तो हम इसको एक को दूसरे इंटरनल लिमिट को आउटर वाले के फंक्शन में नहीं लिख सकते। तो वाई कहाँ से हो जाएगा, 0 से 3 तक और एक्स 0 से 2 तक। ठीक है, दिस ds ये होता है हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया। ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया। अब ds क्या होता है, ये हमारा मेन पॉइंट है, ये तुम याद कर लो एज अ फॉर्मूला, ये याद करने की चीज़ है कि ds क्या होता है, जहाँ पे s हमारा सरफेस को डिनोट करता है। ठीक है, ds क्या होता है, 1 प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y का होल स्क्वायर DA। ठीक है, दिस इज एरिया। DA क्या होता है, DA तो कुछ भी नहीं होता है, DA इज एरिया मतलब dx dy, ऐसे लिख, ठीक है, या dy dx जैसे भी लिखना हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, या dx dy एज एज यू लाइक। देखो यहाँ पे क्या है ना, हम अपनी लिमिट से थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। हम पहले x फिर y लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो कैसे भी लिखो, मैं बस ऐसे ही लिख दे रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ना यहाँ पे हम लिमिट इंटरचेंज नहीं पढ़ रहे हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ds कैसे निकालोगे, देखो z क्या दिया है, सबसे पहले z निकालो। z हमें यहाँ से निकलेगा, ये जो प्लेन दिया है ना, ये यही तो सरफेस है, तो ये क्या निकलेगा, 2z इक्वल टू 16 माइनस 2x माइनस वाई, यानी z इक्वल टू 1/2 16 माइनस 2x माइनस वाई। तो अब देखो यहाँ से अगर z है हाफ ऑफ 16 माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये हाफ एज इट इज, ये 0, ये 0 -2 और ये भी 0, दिस इज -1। ये इम्प्लाई करता है जेड एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब जेड वाई निकालो। ठीक है, हाफ 0, ये भी 0, ये भी 0, -1। ठीक है, यानी कि जेड वाई क्या आ गया, हाफ माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, ये इम्प्लाई करेगा जेड वाई का स्क्वायर इज 1/4। सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है,
तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 0 से 3 और 0 to 2, ये समझ आना, पहले y की है x की यहाँ से, अंडर रूट 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर यानी कि 1, जेड वाई का स्क्वायर यानी कि 1/4 dx dy। इसको कैलकुलेट करो तो देखो अंडर द रूट है 4, ये हो जाएगा, जैसे एलसीएम लोगे ये बनेगा अंडर रूट 4 + 4 + 1, 8/8 + 1, यानी कि 3/2 और लिमिट्स। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज 3/2, 0 से 3 टाइम्स x, और x पे लिमिट लगा दो। ठीक है, तो 3/2 यहीं लिख लेते हैं, x पे 2 - 0, 2 - 0 इज 2। अब सिर्फ y को इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देखो 3/2 इंटू 2 तो क्या बचेगा 3 टाइम्स y, और 0 से 3 इस पे लिमिट लगेगी, 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 - 0 विच इज 3 इंटू 3 इज 9 स्क्वेयर, क्योंकि देखो सरफेस एरिया स्क्वेयर यूनिट्स में आता है, स्क्वेयर यूनिट, ये तुम्हारा आंसर है। सो नाउ अब हमने यहाँ तक अपने यानी कि 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फॉर नाउ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लाएंगे। और अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं पे कोई भी डाउट हो, कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, या आपको कोई सोल्यूशन सही ना लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव जितना मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।